आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त इंतजार है सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, खासकर ग्रामीण कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। और ये सारे लोग जो भूतपूर्व जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं, जो लोकप्रिय कांग्रेस के नेता हैं नीसू चंद्राकर, उसके नेतृत्व में यहाँ अपने प्रिय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का स्वागत करने को आतुर है, बेताब है। लेकिन कुछ देरी है क्योंकि रास्ते में रबनपुर है, कुरुद है, वहाँ के कार्यकर्ताओं में भी उतना ही जोश और खरोश है और वो भी उसके स्वागत में रत है। यहाँ कुछ ही क्षणों में दीपक बैज जी आने वाले हैं और उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि नए जिलाध्यक्ष जो इस जिले के जिनके हाथों में नेतृत्व जाने वाला है वो कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, रूप कैसा होगा, कितना सक्षम होगा, कितना योग्य होगा, कितना पात्र होगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से हमने बात की है, उनका कहना है कि पूरे जिले में जिलाध्यक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए नीसू चंद्राकर बहुत ही उपयुक्त है, सक्षम है, समर्थ है, लोकप्रिय है और सर्वमान्य नेता है। देख लो एक बार थोड़ा उधर से जाके मोबाइल नंबर आवाज तो कहीं ऐसा नहीं पंखा थोड़ा कम करने का पंखा। हम गांव संगलपुर में बैठे हैं, जो दाऊ लोगों के नाम से प्रसिद्ध है। ये गांव दाऊ नीसू चंद्राकर जी के नेतृत्व में प्रदेश के सबसे धाकड़ नेता, जो विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार से अकेले मुकाबला कर रहे हैं, दीपक बैज जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे जो भविष्य की जो रणनीति है वो किस प्रकार रहेगी। तो हमारा पहला सवाल है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ आप लोग का जो कार्यक्रम है,
ये किस स्तर पे चल रहा है, कब से प्रारंभ हुआ है, किस तरह समाप्त होगा और पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी, माननीय खड़गे जी ने शुरुआत की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दोनों की गठबंधन को हमारे नेताओं ने बेनकाब किया। इसको लेकर बिहार में लगभग 15 दिन से अधिक रैलियां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता राहुल गांधी ने शुरुआत की। उसके साथ हम लोग पूरे देश में चल रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 3 चरण में ये अभियान चल रहा है। पहला तो मसाल रैली निकाले, फिर उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अंतर्गत हम लोग ने रायगढ़, बिलासपुर, फिर उसके बाद आपका कोरबा, फिर उसके बाद आपका मुंगेली, फिर राजनांदगांव और भिलाई, दुर्ग, इन लगभग 8 से 10 जिलों में ताबड़तोड़ सभाएं माननीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किए। ये दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज अब 15 सितंबर से लेकर ये 30 अक्टूबर तक ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जो हस्ताक्षर अभियान का मतलब है, सीधा हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर कर एक फॉर्मेट है, उसको दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली एआईसीसी फिर चुनाव आयोग को देगा। उसके तहत आज हम लोग धमतरी के इस जिले संबलपुर में हम लोग हैं, भाई निशु चंद्राकर जी के नेतृत्व में, लेखराम साहू जी के नेतृत्व में, यहाँ पे भी हम लोगों ने शुरुआत की है। हालांकि पहले ही शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे भी है। और अभी बहुत से फॉर्म निशु चंद्राकर जी ने 15,000 फॉर्म भरवाए हैं। आज उसको पीसीसी भी भेजेंगे। इस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान हमारा पूरे प्रदेश में शानदार चल रहा है। इतनी अल्प अवधि में जानकारी हमने ली है, 2 दिन में 15,000 लोगों का समर्थन मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि मानते पार्टी की? देखिए, जनता में इस समय आक्रोश है, गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में। और कहीं ना कहीं ये वोट चोरी बिहार ही नहीं, पूरे प्रदेश, ये पूरे देश में हो रही है। और वोट चोरी को रोकने के लिए अभी पूरे देश की जनता जागरूक हो रही है और उसी का नतीजा है छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने कम 2 दिन का ही निशु चंद्राकर जी को टास्क दिए थे और इन्होंने दो दिन में ही लगभग 15,000 हमको करके दिए। जबकि अभी तो 30 तारीख तक और है, तो 30 तारीख तक और हमारी संख्याएं बढ़ेगी। इस तरह से बहुत शानदार हमारा ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का हस्ताक्षर अभियान हमारी चल रही है। हम नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की अगर बात करें तो सब लोगों ने कांग्रेस के अंदर अपने अपने गॉडफादर बना लिए हैं और वो उस तरह नियुक्तियां कर देते थे जिससे वो स्वयं तो मजबूत हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाती थी। ये गलतियां अब ना हो, उसके लिए किस तरह प्रयास होंगे? बिल्कुल, इन्हीं गलतियों से पार्टी को बाहर निकालने के लिए और पार्टी में योग्य, ईमानदार, कर्मठ और पार्टी को जो उठा सके, मजबूती दे सके, पार्टी लाइन में चलने वाला और पार्टी के प्रति समर्पित, और भविष्य में कि हम पार्टी को और मजबूत कर सकें, ये लाइन हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने दिया है। और ये संगठन सृजन अभियान चल रही है जिसके तहत पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 17 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। हर ऑब्जर्वर को 2 या 3 जिले का जिम्मेदारी दी गई। अपने जिलों में जाकर वहाँ के सीनियर नेता, वहाँ के जिले के सीनियर नेता, विधायक, एक्स एमएलए, जिला स्तर के नेता, फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर सेक्टर, बूथ अध्यक्ष, सभी लोगों से चर्चाएं कर रहे। आम लोगों से भी, जैसे पत्रकार है, फिर उसके बाद सामाजिक संगठन है, सभी लोग से चर्चा करने के बाद कि कौन बेहतर जिला अध्यक्ष हो सकता है जो संगठन को मजबूत दे सकता है, इसकी तलाश पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यूथ और नए लोगों के लिए जो पार्टी में लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं समझता हूँ इससे पार्टी मजबूत होगी। महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपए दे रहे हैं। पानी हमारा, कोयला हमारा, संसाधन हमारा, सब चीज हमारा, हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल बिजली बिल आप योजना से हम लाभ दे सकते हैं जनता को, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? 2 साल में 4 बार बिजली का रेट इन्होंने बढ़ाया है, बिजली बिल आप योजना इन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए आज बिजली बिल कम से कम 2 से 3 गुना बढ़कर आ रहा है। आप एक घर में 1,000 रुपये बिजली बिल, एक घर में आप 1,000 रुपये महतारी बंधन दे दो, उसके एवज में वहां से 3,000 रुपये बिजली बिल आप ले लो। मतलब 1,000 ले लो और 3,000 हमको दे दो। यही योजना चल रही है। कहीं ना कहीं बिजली, बढ़ी हुई बिजली बिल
को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनता में जबरदस्त इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। स्वास्थ्य विभाग बहुत बुरी हालत में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि 46% ऊपर तनख्वाह देने के बाद भी उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो ये क्या सरकार के फेलवर नहीं है? क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है इनको डॉक्टर नहीं मिलते। पहली चीज आप देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार हो चुका है, वेंटिलेटर पर चला गया, और हमारा स्वास्थ्य मंत्री अपने अस्पतालों में चेकिंग करना छोड़कर, निरीक्षण करना छोड़कर वो दारू दुकान में जाकर निरीक्षण कर पूरी अस्पतालों में देखेंगे नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप, पूरा यही धड़ल्ले से तो बिक रहा है। और महतारी एक्सप्रेस अवैध शराब ढोने में फुर्सत नहीं है उनको, और महतारी एक्सप्रेस सीमेंट ढोने में फुर्सत नहीं है उनको। 108 कहीं बीच रास्ते में खड़े हो जा रही है। डिलीवरी के लिए गाड़ियां समय पर पहुंच नहीं रही, खाट में लाद कर उनको लाया जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य विभाग पूरी प्रदेश में चरमराई हुई है, और स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से बीमार हुआ है। नक्सली उन्मूलन की आड़ में ये बस्तर को बेचने के फेर में है पूंजीपतियों के हाथ में, ऐसा आपके कुछ नेताओं ने भी आरोप लगाया है। इसमें कितनी सच्चाई है? इस चीज को तो हम लोग शुरू से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं साथी नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन क्या नक्सलवाद समाप्त होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी देगी, क्या उनके नेता गारंटी देंगे क्या कि बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन न बिके? अब अभी देखेंगे तत्काल में नक्सलवाद खत्म भी नहीं हुआ है। दंतेवाड़ा के बैलाडीला के 3 माइंस को इन्होंने बेच दिया। आप यहाँ पे कांकेर के आहलदी के माइंस को इन्होंने बेच दिया। मतलब कुल मिलाकर नक्सलवाद के आड़ में, सफाई के आड़ में, ये अपने चहेते उद्योगपतियों को बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने के लिए रेड कारपेट ये सरकार बिछा रही। झीरम घाटी में आपकी पार्टी के 27 बड़े नेता, पूरे विश्व में इतना बड़ा कांड कहीं नहीं हुआ है, उसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र दिखता है? देखिए, झीरम घटना तो इतिहास में काला अध्याय है, और मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा घटना है जहाँ कांग्रेस ने दंश झेला है, और कांग्रेस के टॉप लीडर एक साथ उनकी मौत हुई। आज तक मतलब किसी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। आज भी कांग्रेस इस घटना को जब याद करते हैं तो हम कहीं न कहीं सहम जाते हैं। लेकिन इस घटना की जांच रिपोर्ट बाहर आए, और इस चीज ये कांग्रेस चाहती है, लेकिन इस घटना की जांच रिपोर्ट ना आए ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और उनके नेता कहीं न कहीं एनआईए के जांच को उन्होंने प्रभावित किया। जब हम कांग्रेस की सरकार एसआईटी गठित की, एसआईटी गठित में जब एनआईए से हम लोग जांच रिपोर्ट मांगे तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। एसआईटी के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। मतलब कुल मिलाकर इस घटना की सच्चाई को बाहर आने नहीं देना ये भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार चाहती है, ताकि उनका पोल न खुल सके। आखिरी 2 प्रश्न छोटे छोटे। पोलावरम बांध की ऊंचाई का किस तरह आप लोग विरोध कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, हमारी सरकार में भी जब पोलावरम बांध की बात करें तो कम से कम कोंटा क्षेत्र के दुर्लभ जनजाति के हजारों आदिवासी, सैकड़ों गांव डुबान के क्षेत्र में बैक वाटर से है। इसके लिए हम लगातार, जब मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं भी लोकसभा का सांसद था, तो मैंने भी 2 से 3 बार इसका आवाज उठाई। और कहीं न कहीं उसकी जो ऊंचाई है उस डैम की वो कम होना चाहिए, ताकि बैक वाटर हमारे बस्तर के जो कोंटा, सुकमा के कोंटा क्षेत्र को नुकसान न करे और वहाँ के आदिवासियों को डुबान क्षेत्र में न आए। इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, तो इनको पहल करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कुंभकर्ण की नींद अभी भी सोई है। एक बयान जो आज आपका अखबारों में आया है कि रजिस्ट्रीकरण में ऋण पुस्तिका की अब जरूरत नहीं होगी, आपने विरोध किया है आज के अखबार में। क्यों नहीं? देखो, बहुत सरकार चाहती है कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा हो। सरकार चाहती है कि किसानों का जमीन को आसानी से छीना जा सके, क्योंकि ऋण पुस्तिका किसान का सबसे बड़ा एक अधिकार पत्र है भूमि स्वामी का, जो पटवारी और तहसीलदार बनाकर उसको देते हैं, और उनका सबसे बड़ा वो ताकत है। जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं उनके बिना रजिस्ट्री नहीं होते, रजिस्ट्रार भी उनको ऋण पुस्तिका मांगते हैं। लेकिन ये सरकार ने ऋण पुस्तिका को समाप्त करने के बाद क्या पारदर्शी का तौर पर रजिस्ट्री संभव है क्या? कहीं न कहीं रजिस्ट्री में चोरी होगी, रजिस्ट्री में फर्जी रजिस्ट्री होगा, कहीं न किसानों के साथ जालसाजी, धोखेबाजी होने का चांसेस है। मतलब कहीं न कहीं
किसानों के साथ इतना ज़्यादा गलत और अन्याय होगा, मतलब उसको अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन सरकार की इस नीति को क्यों बदला और इस नीति को मतलब उसको क्यों कैंसिल किया और इस तरह की पॉलिसी बनाई, इस समझ से परे। लेकिन किसानों के हक के लिए उनका ऋण पुस्तिका का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ने अपनी पॉलिसी बदलकर मैं समझता हूँ किसानों के साथ ठीक नहीं किया। आप सरकार के आसपास हैं, सरकार को विष्णुदेव साय चला रहे हैं, गोपी चौधरी चला रहे हैं। देखिए, ये सरकार तो मुझे लगता है कि ना ये विष्णुदेव चला रहे, ओपी चौधरी चला रहे, कि अरुण साव चला रहे, कि और पता नहीं कहाँ से चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये सरकार दिल्ली से चल रही है, रिमोट कंट्रोल। दिल्ली वाले दस्तखत कर तो दस्तखत करेंगे, दिल्ली वाले बोलेंगे सो जा तो सो जाएंगे, दिल्ली वाले बोले उठ तो बोले उठेंगे। ये कहीं थोड़ा सा नागपुर से कनेक्शन है और थोड़ा बिहार से भी कनेक्शन है। इस सरकार मतलब सरकार का कोई माई बाप नहीं है। ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है, अंधेर नगरी, ये चौपट राजा की सरकार। धमतरी में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है टी.एस. सिंहदेव के फिर एक बार भाजपा में शामिल होने की, लेकिन बताते हैं कि मामला सीएम बनने पे अटका हुआ है। क्या जानकारी है आपको? देखिए, टी.एस. सिंहदेव हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग हमारे मार्गदर्शक भी हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है और जो लोग उस पार्टी के सीनियर नेता हैं, कई दफ़ा मंत्री रहे, अभी मंत्री के दौड़ में भी थे, जो मंत्री नहीं बन पाए अब वो सीएम बनाने का सपना दिखा रहे। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ये हम बात कर रहे थे दीपक बैज जी से, जो प्रदेश के भाजपा नेता हैं। कल हमने बात की थी प्रदेश के जिला, हमारे धमतरी जिले के टंकराम वर्मा जी से, जो प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। लेकिन दीपक बैज जी ने हर सवालों के जवाब दिए, अतिरिक्त सवालों के भी जवाब दिए। तो ये एक स्पष्ट अंतर कांग्रेस और भाजपा में हमको देखने मिला। आप भी सुनिए बैज जी ने क्या कहा।